नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक पे आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम हफ्तावार इस प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे महलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल आपको बता दें, ताकि आप शुरू में ही किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशख़ीस करवाएँ और इलाज कराएँ। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इलाज उसका महंगा भी होगा और शायद आपको उसके इलाज से मायूसी भी होगी। फिर हमारी कोशिश होती है कि आपको हौसला शक्ति की जाए कि आप अतायत की तरफ रुजू ना करें। तो आज जिस बीमारी का हम जिक्र करेंगे नाजरीन, माह अक्टूबर में पूरी दुनिया में इस बीमारी की अवेयरनेस अवाम में पैदा की जाती है और इस महीने को पिंक महीना और पिंक रिबन एक्टिविटीज़ के नाम से मंसूब किया जाता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी ख़वातीन में आगाही पैदा की जाए कि वो अपनी छाती के कैंसर से किस तरह बच सकती हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है इस डिबेट पे डिस्कशन के लिए। मेरे साथ एक बड़े रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद इमरान अनवर हैं, जो कि शेख ज़ैद मेडिकल कम्प्लेक्स में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को हेड करते हैं। बड़ी महारत से मरीज़ों का इलाज करते हैं। और मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर अमजद दुरानी हैं मेरे साथ, जो कि एक बरतानिया से क्रिस्टी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके अब लाहौर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर का इलाज अद्वियात से करते हैं। किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, क्या उसमें लिमिटेशन है, क्या बैरियर्स हैं, मैं उनसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर पूछूंगा। लेकिन पहले मैं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्रेस्ट कैंसर एक मौलिक मर्ज़ ही नहीं है, बल्कि एशिया में देखा जाए तो पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है और हर 10 में से 2 ख़वातीन जो हैं वो किसी न किसी तरीके से अस्पताल में आती हैं और उनको छाती का कैंसर होता है। और हर साल देखा गया है कि सर्वे के मुताबिक के 40,000 ख़वातीन जो है मौत की आगोश में चली जाती हैं और अगर 40,000 जाती हैं तो 90,000 के करीब नई ख़वातीन मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अस्पतालों में दाखिल होती हैं जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि हमारे नाजरीन बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ईमेल भी आती हैं। ये पिंक रिबन डे और पिंक रिबन एक्टिविटीज़ हमारी ख़वातीन के साथ एक सॉलिडारिटी और उनकी अवेयरनेस का महीना है कि हम उन्हें बताएं कि आप मायूस ना हों छाती के कैंसर से। उसका इलाज बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। इसमें रिस्क फैक्टर कौन से हैं? जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदाकत आपका, और मैं आपके तफस्सुस से सबसे पहले तो कैपिटल टीवी का, आपके प्रोग्राम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए। एक तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि कैंसर बज़ाते ख़ुद ऑन द राइज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है या ऐसी डिज़ीज़ है जो कि इंसान के लिए एक चैलेंज है आने वाले वक्तों में, और ये इतनी शिद्दत से बढ़ रही है कि दुनिया भर में, ख़ास तौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड में, इस पर ना सिर्फ बहुत सारा पैसा रखा गया है इसके इलाज के लिए, बल्कि सोशल मीडिया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं और उनकी तमाम क़ुव्वतें, तमाम डायरेक्शंस इस तरफ फोकस्ड हैं कि किसी तरीके से इसका सद्देबाब किया जाए, लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए और फिर हर स्टेज पे इसका जो मुसद्दक़ा इलाज है वो किया जाए। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ करूं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा बहुत मुतहरक है, और हमारे नेशनल लेवल पे इसकी इंटेंसिटी क्या है इस डिज़ीज़ की। तो 2020 तक जो अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार हैं, तकरीबन 25 लाख के करीब लोग ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्ट हुए, जिसमें 99% ख़वातीन होती हैं और 1% आदमी या मर्द भी इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इन 25 लाख लोगों में से 7 लाख ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया की सबसे मोहलिक बीमारी और सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। आने वाले वक्तों में हर 9 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाएगी। तो हुकूमतों पे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पे, सोशल सेक्टर पे ये भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है
कि हम अपनी पॉपुलेशन को इसके बारे में ना सिर्फ आगाही दें बल्कि उनको ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम और डायरेक्शंस दें कि लोग बर वक्त इसका इलाज करवा सकें और रुजू कर सकें। तो जैसे इसका नाम है कि ब्रेस्ट कैंसर, ये नॉर्मली छाती में दूध बनाने वाली थैलियों में डेवलप होता है और शुरू की स्टेज पे वहीं तक महदूद रहता है, बट जैसे जैसे ये फैलता है और इसका इलाज अगर ना करवाया जाए तो ये छोटे खदूदों, जिनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है, वहाँ तक फैल जाता है और इससे आगे जब जाएगा तो ये कहीं भी जा सकता है, फेफड़ों में, हड्डियों में और मुख्तलिफ बॉडी के अज़ा में जा सकता है और वो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हम ये कहते हैं कि ये शायद ट्रीटमेंट के काबिल नहीं है। आपने सही फरमाया कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ा एक्टिव रोल अदा कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है जब तक अवाम में आगाही पैदा नहीं करेंगे, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरह आपने फरमाया कि आने वाले दिनों में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें हर खातून को कैंसर नहीं होता, लेकिन क्या कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर होने का? जी बिल्कुल, ऐसे ही है और ये आपने अच्छा किया कि सवाल पूछा। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स शामिल हैं इसमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग इन रिस्क फैक्टर्स से एक्सपोज हों उन्हीं को कैंसर होगा, क्योंकि 50% ऐसे लोग हैं जिनमें हम किसी रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उनको भी कैंसर हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग, एक्सपोजर टू रेडिएशन, फिर इसके अलावा अगर ख़वातीन बच्चों को दूध ना पिलाएं, ख़ास तौर पे शुरू के जो 2 साल हैं, वो ख़वातीन जिनकी मेनार्की या जिनकी मेंसेस लेट शुरू हों या जिनको प्रेगनेंसी लेट हो, ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन फैलाने की जो मुख्तलिफ तंजीमें फैला रही हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उनका एक तो फोकस इस चीज़ पे होता है कि लोगों को आगाही दी जाए कि ये कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और इन रिस्क फैक्टर्स से कैसे बचा जा सकता है, या जो मॉडिफाइबल है उनको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वज़न को कम किया जा सकता है, रोज़ाना एक्सरसाइज की जा सकती है, अच्छा लाइफस्टाइल आप उस पर फोकस कर सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर को जहाँ से बचा जा सकता है वहाँ उससे बचना चाहिए। खुराक में बैलेंस क्रिएट करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में, ठीक है, आपने सही फरमाया, तवज्जो दे सकते हैं और उसको जी वो फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं उनसे तो बचा जा सकता है और बचना चाहिए। लेकिन मैं प्रिवेंशन की तरफ आऊँगा। वो प्रिवेंशन यही है कि आप वो रिस्क फैक्टर्स जिन ख़वातीन में हैं वो ज़रूर इस बात की आगाही रखें कि अपनी छाती को किस तरीके से वो इब्तिदाई मराहिल में पकड़ सकती हैं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जा सकती हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमजद दुरानी। अमजद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि बड़ा बदकिस्मती से हम एशिया में, हमारा मुल्क वहाँ आता है जहाँ पे बहुत सीरियस इकनॉमिकल क्रंच है और पूरे एशिया में है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। फिर फार फ्लंग एरियाज़ जो हैं, जहाँ रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ हमारी ख़वातीन को बड़े मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, वो नहीं पहुंच सकती, ट्रांसपोर्ट का मसला होता है। फिर हमारा सोशल कल्चर ऐसा है कि उसमें ख़वातीन जो है वो एहतियात करती हैं कि हमें कोई मर्द सर्जन ना एग्ज़ामिन करे और ख़ातून सर्जन की अवेलेबिलिटी भी एक क्वेश्चन हो जाता है। अमेरिका में अगर देखें तो कम से कम 2 बिलियन जो है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट रखा जाता है और उसका सिर्फ 5% वो खर्च करते हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसा जामे प्रोग्राम नहीं है कि अंडर वन रूफ हम छाती के कैंसर और पब्लिक की हेल्थ अवेयरनेस करें। सोशल मीडिया, जिस तरह इमरान साहब ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रही हैं। आप देखें पूरे मुल्क में पिंक रिबन को इस तरीके से उजागर कर दिया गया कि शायद हर खातून को ये पता लग गया कि ये क्यों मनाया जाता है साल में अक्टूबर का महीना और किस तरीके से हम ब्रेस्ट कैंसर
से बच सकते हैं। तो मैं आपकी तवज्जो नाज़रीन की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब एक खातून बड़े एडवांस कैंसर से बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में आती हैं कि वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुंचा होता है, तो वो फिर आपकी एक स्पेशलिटी रह जाती है जो कि कुछ उसका इलाज कर सके। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, अभी जो एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है ओवर द इयर्स कि लोगों में आगाही बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दूसरे ये कि इवन गांव से कुछ बच्चियां जो हैं पढ़ी लिखी, उनको भी इसमें वो जो है ना इस शऊर आ चुका है इस बीमारी के मुतालिक। तो वो या तो उनको कोई ऐसा ही कुछ चेंज आती है ब्रेस्ट में तो वो फ़ौरन जो है शहर में आके ज़रूर दिखाती हैं। एक ज़्यादा जो कैंसर होने की हमें वजह जो नज़र आती है ज़्यादा होने की, वो ये भी है आगाही है। क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा देखा करते थे, बहुत ही एडवांस होता था, फंगेटिंग मैस होता था, स्मेल आ रही होती थी। लेकिन अब वो कुछ ज़माना बदलता जा रहा है। अब ये है कि मवासलात और सड़कें वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुई हैं, तो फार फ्लंग एरियाज से भी लोग जो है ना वो आके शहरों में ज़रूर एग्ज़ामिन करवाते हैं। तो एक तो ये बात होगी। रही बात एडवांस्ड कैंसर की, तो वो अभी भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन आप ये समझे कि कोई 60% के करीब जो है ना पेशेंट्स एडवांस कैंसर्स के साथ आते हैं। अगर आप उनकी स्टेजिंग को करें तो मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन अगर स्टेज 3 को ना लें, स्टेज 4 को लें तो वो 50-50 हो जाता है। क्योंकि इवन स्टेज 3 भी जो है क्योरेबल है। लेकिन स्टेज 4 पे आना, मैं कहता हूँ कि ये इट्स अ क्राइम। ठीक है, crime on the part of society, crime on the part of our health structure, कि हमें चाहिए कि उन लोगों को भी जो जहाँ पे हमारा जो है वो हम रीच नहीं कर रहे, अपना आवाज़ नहीं पहुँचा रहे, वहाँ तक भी उनको आवाज़ पहुँचाएं। फिर ये है कि लोग जो है वो शुरू जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में क्योंकि आगाही नहीं होती, तो वो हकीमों या ऐसे जो नॉन टेक्निकल लोग जो हैं उनके पास जाते हैं। उससे जो है वो ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं कि वो स्टेज 4 पे चला जाए। अब स्टेज 4 में भी मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेज 4 में भी कुछ जो है ऐसी किस्में हैं जिनमें पेशेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको अभी जो है मॉडर्न टेक्निक से इसको क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ये था कि ये एक्यूट में होती थी और चांसेस ये होते थे कि ये पेशेंट जो है 3 to 6 मंथ्स ज़िंदा रहेगा, उसके बाद ये ज़िंदा नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो है कुछ जो नई चीज़ें आई हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी है, कीमोथेरेपी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही लेकिन लेकिन अमजद साहब, ये जो आप मॉडर्न ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ये मोडालिटीज़ इतनी एक्सपेंसिव हैं कि एक तो पॉवर्टी और इग्नोरेंस की वजह से हमारी ख़वातीन स्टेज 4 में आ रही हैं और फिर वो सस्ता इलाज देखती हैं और सस्ता आउटकम जो है उन्हें अतायत से या कोई दम दरूद उनके देहात में या करीबी कोई ख़ानदान की कोई खातून जो है वो टूने टोटके वगैरह इस्तेमाल करती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि मरीज़ का कैंसर बड़ा एडवांस हो जाता है। ये बहुत बड़ा जी एक, क्योंकि नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये स्टेजेस क्या होती हैं। जी जी। एक तो ये है कि छाती में गिल्टी का होना जो है इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो स्टेज जनरली हम मेडिकल टर्म्स में डिफ़ाइन ये करते हैं कि उस गिल्टी का साइज़ कितना है, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक है तो स्टेज 1 या 2 में आएगी। उसने इर्द गिर्द के दूसरे अज़ा को तो नहीं अपनी लपेट में लिया हुआ, जैसे कि जिल्द है, छाती से नीचे जो मसल्स हैं या बोन्स हैं उनको तो नहीं अपनी लपेट में लिया। क्या वो जो बगल में गिल्टियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हो गई हैं या नहीं हुई, या कैंसर वहाँ तक चला गया। और ये कि यहाँ से निकल के ये क्या फेफड़ों में और हड्डियों में फैल गया कि नहीं फैल गया। तो स्टेज 1 गिल्टी
सिर्फ छाती तक महदूद है। स्टेज 2 में जब वो लिम्फ नोड्स या बगल में गिल्टियों में चली गई, ये मैं एक ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाते क्योंकि वो आपको समझने में ज़रा दुश्वारी होगी। और फिर ये कि ये वो फेफड़ों में चला गया है या हड्डियों में चला गया, तो ये 4 स्टेजेस हैं। अब जैसे अमजद साहब और प्रोफेसर सदाकत साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में हो तो कैंसर के बारे में हम सुनते थे कि अगर किसी को कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता तो ये नाकाबिल इलाज है, लेकिन स्टेज 1 या 2 में अगर हो और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो तकरीबन 95% ख़वातीन या 95% मरीज़ जो हैं वो 5 साल या उससे ज़्यादा के अरसे में बिल्कुल ठीक रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे, और सारा इलाज भी इन्हीं स्टेजेस ऊपर मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि 40 साल से अबव जो एज है हमारी ख़वातीन में और 60 साल से अबव, ये 2 एज ऐसी हैं जो क्रिटिकल है कैंसर के लिए, इनमें कोई इब्तदाई वार्निंग सिग्नल क्या होते हैं ताकि घर में बैठी हमारी नाज़रीन जो ख़वातीन हैं उनको अगर अभी भी थोड़ी सी कोई शक हो तो वो ज़रूर आपके पास आएँ या किसी करीबी मुस्लिम डॉक्टर को जाके दिखाएं। वो आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, देखें, छाती में कैंसर होना का मतलब ये है कि आपने रूटीन में या आपने महसूस किया कि छाती में कोई गिल्टी है या छाती में कोई चीज़ एबनॉर्मल है, जी हाँ, तो उस पर तवज्जो दीजिए। अगर छाती से, निपल से आपको लगे कि इसमें से खून रिस रहा है या पानी रिस रहा है या आपका जो कपड़े हैं उनमें कोई दाग लग जाता है तो उसको भी तवज्जो दीजिए। बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें, और अगर रब्ता नहीं कर सकते तो अपने हल्का अहबाब में जिनसे आप ये चीज़ डिस्कस कर सकें उनसे ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें इस बारे में कि इसको कैसे देखना चाहिए। आपकी इसके अलावा इजाज़त से मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो है कि मौरूसी कैंसर, ठीक है, तकरीबन 5 से 10% जो ख़वातीन हैं वो हमारे पास ऐसे आती हैं जिनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं उनमें कैंसर होता है। पहले तो ये है कि जिनमें जैसे कि बहन होगी, वालदा होगी, नानी होगी या उनकी करीबी रिश्तेदार, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशंस हो गए, खूनी रिश्ते जो हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जो कि बहुत आम समझा जाए, उनमें चांसेस हैं। फिर एक कुछ और फैमिलीज़ भी हैं, ठीक है, जिनको हम लिंच फैमिलीज़ बोलते हैं। अच्छा, अब उसमें मेल्स जो हैं मसलन जिनमें प्रोस्टेट भी हो गया कैंसर, अच्छा, या ये है कि क्रूकनबर्ग्स भी हो गया, या इस तरह की 3-4 चीज़ें हमें उसमें जैसे मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता कि डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि छाती के कैंसर जो ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं लेकिन 1% मर्दों में भी हो सकते हैं जी। प्रोस्टेट का कैंसर जो मर्दों में कॉमन है, और बड़ी आंत के कैंसर, ये वो कैंसर हैं जिनकी स्क्रीनिंग दुनिया भर में हो रही है और इस स्क्रीनिंग की वजह से ये अर्ली पिक हो जाते हैं और इनका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब होता ये है कि इनके हाँ जो है ना ख़ास किस्म की जीन्स होती हैं इन फैमिलीज़ में, ठीक है, उसमें BRCA1, BRCA2 और कुछ और जो है जीन्स हैं। अच्छा, अब एक जो फैमिली है उसमें फ़र्ज़ किया पहले किसी की वालदा को था और उनकी जो है बेटी को हो गया, तो उसकी बेटी को चाहिए कि जो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं पहले तो अपना भी करवाएं BRCA, फिर अगर आता है पॉजिटिव तो दूसरों का भी करवाएं। उससे बचत हो जाएगी कि ये आप जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं दूसरे। ये डॉक्टर अमजद बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और इसमें जेनेटिक डिटर्मिनेशन जो है वो भी एक एक्सपेंसिव एरिया है जो हमारे मुल्क में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपकी वो इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है कि इंट्रा फैमिली मैरिजेस जो हैं वो और प्रमोट करती हैं बहुत सारे कैंसर्स को, जिसमें कि कज़न मैरिजेस जो हैं वो फिर आगे लेके जाती हैं। एक और पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ फैमिली, कुछ जो है ख़वातीन वो लेती हैं जो ऐसी अद्वियात है हार्मोन्स वाली, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेती है, ठीक है, कंट्रासेप्शंस के लिए भी। दूसरा जो मीनोपॉज के बाद जो है कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं ख़वातीन को, उनमें भी चांसेस होते हैं ज़्यादा कैंसर।
मैं तो उनको भी हमें अलर्ट करना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे के बाद हम इसी डिबेट पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम में। आज हम अपने स्टूडियो से आपके लिए ब्रेस्ट कैंसर पे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से अहम मालूमात हासिल कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, उन्होंने अनाउंस किया है कि अंडर वन रूफ हम ब्रेस्ट कैंसर की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर देंगे। लेकिन उसमें कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, क्या ये सियासी नारा है या इसको प्रैक्टिकल शक्ल दी जाएगी, मैं उस पर बात नहीं करता। अगर हम प्राइवेट सेक्टर पिंक रिबन का बात करें तो उमर आफ्ताब एक हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में डोनेशन से और पिंक रिबन की अवेयरनेस से लोगों को मदऊ करके एक बहुत बड़ा सेंटर बना दिया। और वो मेरा ख्याल कमीशन भी हो गया है। उसमें स्क्रीनिंग पे बड़ा ज़ोर दिया गया है। तो प्रोफेसर इमरान, स्क्रीनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये तमाम पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में ये सिस्टम अवेलेबल है और इसे किस तरीके से हम इब्तदाई मराहिल में छाती के कैंसर की तशख़ीस कर सकते हैं? जी, बहुत रेलेवेंट और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। स्क्रीनिंग, अच्छा, इसकी एक बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो ये कि उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जो कैंसर की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। सो इसका मतलब है उसको प्रिवेंट किया जाए। दूसरा वो है कि इसको ऐसी स्टेज पे स्क्रीन कर लिया जाए या ऐसी स्टेज पे पिक कर लिया जाए कि जहाँ ये काबिल इलाज हों। और जब वो काबिल इलाज होंगे तो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्वाइवल, जिसको हम कहें कि ट्रीटमेंट के बाद, वो लामहल्ला ज़्यादा हो जाएंगे। सो स्क्रीनिंग में एक तो ये है कि वो तमाम ख़वातीन जिनकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर है, उनको चाहिए कि अपना रेगुलर मेमोग्राम कराएँ। बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में मेमोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, अगरचे हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस को सामने रखते हुए इसके चार्जेस शायद अभी थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल ये मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं आगा खान का एक मॉडल बताऊंगा कि आगा खान ने इस पिंक रिबन मंथ में बहुत ही रिड्यूस रेट पे उन्होंने पब्लिक को मदऊ किया और मेमोग्राफी कराई है। हाँ जी। जो ये प्राइवेट सेक्टर के जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके अस्पतालों में मेमोग्राफी लगी है तो मेरा ख्याल है कि जो अक्टूबर का 10वां महीना है साल का, इसमें वो फ्री मेमोग्राफिक फैसिलिटीज़ जो है ना लोगों में और हमारे गरीब आवाम में किया करें। जैसा आप बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अवेलेबल है और इसमें हम इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस हो सकती है। बिल्कुल, इसकी तशख़ीस हो सकती है। और इसमें मैं क्योंकि बात अब चलिए तो मैं ये भी बताता चलूँ कि इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें मुख्तलिफ़ अदवार में जो रही हैं और ख़ास तौर पे गुज़श्ता अदवार में, कि उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया और सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई गई जिससे लोगों को इसकी अवेयरनेस दी गई। आप मुख्तलिफ रेडियो और टीवी चैनल्स देखते होंगे तो उस पर ये आगाही मुहिम चल रही हैं, जिनमें उन लोगों को जो इसके बारे में इसको या तो सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग इसको अब समझ गए हैं और इसको फॉलो करने लग गए हैं। स्क्रीनिंग में एक ये है कि जो मेमोग्राफी है ये रिकमेंडेड है उन ख़वातीन के लिए जिनकी उम्र 50 साल से कम हो, ज़्यादा हो सॉरी, और जिनकी 50 साल से कम है छाती की साख्त की वजह से, उनके लिए अगर शक हो या कोई गिल्टी नज़र आए तो पहला जो टेस्ट है वो एक अल्ट्रासाउंड है। कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसके बाद मुतलका डॉक्टर से रुजू करें या मुतलका हस्पताल जाएं ताकि उससे मज़ीद इंफॉर्मेशन जो हमें हासिल हुई है उससे मज़ीद आगे चल सकें। इसमें मैं ये भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत सारे हस्पताल सूबाई लेवल पे और कौमी लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी कैंपेन्स चलाई। जैसे कभी आप देखेंगे कि कहीं वॉक हो रही है या सेमिनार्स और सिम्पोजिया हो रहे हैं या फ्री मेमोग्राफी के लिए लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। जी, प्रोफेसर इमरान, मैं आपसे इसी सिलसिले में एक आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो दूर दराज एरिया में पंजाब के या सिंध के या KP के इलाके में या बलूचिस्तान में बैठी हैं, जो जिनकी एक्सेस नहीं हो सकती किसी डॉक्टर तक, वो कोई घर में ऐसा तरीका है कि उन्हें हम बता दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू कि वो किस तरीके से गैर मामूली तब्दीली का मुशाहिदा कर सकती हैं अपनी छाती में? जी देखिए, उसमें एक तो ये है कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये है कि आप ख़ुद
अपना मुआयना कर सकते हैं। और ये बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको महीने में एक बार छाती का मुआयना करें और उसको इस नुक्ता नज़र से देखें कि कहीं कोई आपको गैर मामूली चीज़ तो नहीं है, कोई गिल्टी महसूस होती हुई, छाती का कोई हिस्सा ऐसा जो सख्त नज़र आता हो या जिसमें आपको वरम नज़र आता हो, या निपल में से आप देखें कि इसमें से खून, रेशा और फिर उस रेशे का रंग क्या है वो उसका अखराज होता हो, या आपको बगल में कोई रसौली या गिल्टी महसूस होती हो, तो उसको सीरियसली लीजिए। अच्छा, इसका चांस कि वो कैंसर हो सकता है ये बहुत कम है। आप एक तो आप इस चीज़ के बारे में क्लियर, क्योंकि आदाद शुमार हम देखें तो चांस ये कि कैंसर हो सकता है ये कम है, लेकिन अगर कैंसर है खुदा ना खास्ता तो वो डिटेक्ट हो सकता है। उसको हम एक अर्ली स्टेज पे पिक कर सकते हैं। जी जिस तरह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ख्वातीन जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको रेगुलर मेमोग्राफी करानी चाहिए, और वो जिनके फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनको साल में एक दफ़ा इसके बाद 50 साल की उम्र के बाद मेमोग्राफी लाजमन करानी चाहिए। ये नाज़रीन, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो हमारे स्टूडियो में आए हुए प्रोफेसर मोहम्मद इमरान अनवर साहब जो दे रहे हैं, और जो डिबेट हम कर रहे हैं छाती के कैंसर को किस तरीके से कंट्रोल करें या बचें या अर्ली डिटेक्शन करें। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम की वसातत से सुनकर आप अपने घर की ख़वातीन को ज़रूर ये हदायत जारी कर दें कि महीने में कम से कम एक मरतबा वो किसी लुकिंग ग्लास के सामने ख़ुद साख्ता मुआयना ज़रूर करें। उनको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्टर के पास, और उसमें गैर मामूली तब्दीली जिस तरह इमरान साहब बता रहे हैं अगर आप नोट करते हैं तो ज़रूर करीबी किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी मज़ीद तहकीक करवा लें। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद दुरानी, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इसमें एडवांस कैंसर में एक तो बीमारी की वजह से हमारी खातून जो है बड़ी अजियत से अपनी मौत की आगोश में जाती हैं, उनको दर्द हो रहा होता है, हड्डी टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, खाती पीती नहीं है। दूसरे ये है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको फ़िज़िकल और सोशल सपोर्ट की जाए, और ये फ़िज़िकल सोशल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है ये पैलिएटिव केयर के ज़िम्मे में आती है। और पैलिएटिव केयर बड़े बड़े अस्पतालों में जो इनिशियल केयर है उसी का फुकदान है, तो पैलिएटिव केयर कहाँ से आएगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं मिलता बहुत जो कि हम दर्द के लिए किसी मरीज़ को दे दें, या उसकी टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है। ये दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे ये जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें वेस्ट में या आम, तो तकरीबन 70% जो है लोग जो जिनको बहुत एडवांस्ड कैंसर होता है, एंड ऑफ लाइफ के करीब होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको वो अपने अजीज़ों के दरमियान रहे, होम केयर उनको दी जाए। फिर बाकी जो 30% है, मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पे तो वो भी नहीं चाहते कि वो कहीं और जाके हॉस्पिस या ऐसी जगह पे हों जहाँ पे उनको केयर दी जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा अभी कोई सिस्टम नहीं, शायद 1-2 सेंटर्स हैं जो ये कर रहे हैं हॉस्पिस का, वो भी कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कैंसर पेशेंट्स की, वो उसको केटर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपरली कोई प्रोग्राम जो है डिवाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे पेशेंट्स जो है सफ़र करते रहेंगे। मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं आप। पॉलिसी मेकर्स जो हैं और हमारे साहिब इक़्तिदार जो हैं वो एक जामे प्रोग्राम करें, एक टास्क फोर्स बनाएं छाती के कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। उस टास्क फोर्स में आई एम श्योर कि आप जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगर आ जाएं तो वो ज़रूर तो एक बेनिफिट होगा। उसमें मैं कुछ ऐड ये करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है इसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पैलिएशन का पहले तो पैलिएशन में नहीं आता, सिर्फ सपोर्टिव है जो कि पूरे कैंसर पेशेंट्स को मुहीत करता है। दूसरा वो पेशेंट्स है, पैलिएशन है जो इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए होता है। तीसरा वो है एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। इनको जो सपोर्टिव होता है वो थ्रू आउट उनके पेशेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको जो सपोर्ट मिलती है उसको कवर करता है। जबकि पैलिएशन इनक्योरेबल पेशेंट जो क्योर नहीं होते उनके लिए, जो कि एडवांस्ड कैंसर का होता है। जो आखिरी होता है वो एंड ऑफ लाइफ जो होता है, इसमें आप जो है पेशेंट को सिर्फ जो टर्मिनल केयर देते हैं वो उसमें शामिल होता है। इसकी एक अलहदा सबकी एक जो है वो
सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम है, ऐसा डिज़ाइन किया उसको जाए। ऐसा डिज़ाइन किया जाए। मेरे जी। नज़दीक सबसे पहले हमें अपने जो है पैरामेडिक्स और फिजिशियंस को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा, जो पैरामेडिक्स हैं उनको आप होम केयर के लिए भी कर सकते हैं, जी हाँ। फिजिशियंस को भी कर सकते हैं। आप मोबाइल जो है वो जो है हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। मैं- अब मोबाइल जी हाँ। पैलिएटिव केयर के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं। ये डॉक्टर अमजद आपकी बड़ी अहम तजवीज़ है और बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती और है। उससे भी कि- बढ़ के ये कि आप जो जी है हाँ। कुछ सेंटर्स जो हैं ज़्यादा डेवलप करें, जिसमें 3-4 के नाम मेरा नहीं ख्याल या है उससे कि- भी ज़्यादा, क्योंकि जो एंड ऑफ लाइफ में बहुत से ज़्यादा फैक्टर्स आते जी हैं, हाँ, एक देखें- नहीं आता। देखें, उसमें मैं- रिलीजियस भी है, साइको जी। सोशल भी है, हर चीज़ उसमें आती है। प्रोफेसर इमरान भी मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं और एक बहुत बड़े टीचिंग अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। मैं भी प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रहा हूँ, मैंने 2 इंस्टीट्यूट में काम किया, बरतानिया में भी किया। लेकिन हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इतने मशरूम प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कहाँ जा पहुँचे हैं। 150 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। मेरा ख्याल वहाँ के जो तलबा हैं, और उसमें आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि ख़वातीन ज़्यादा हो रही हैं, हमारी बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं, उनको एक मोबाइल टीम की शक्ल में मुख्तलिफ़ देहातों में ले जाना चाहिए। वो उन खातून का एग्ज़ामिनेशन करें वहाँ पर, उसमें कोई बड़े रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्ट होगी और उनको रिफ़्रेशमेंट दी जाएगी। वो जाके होम टू होम, डोर टू डोर जाके ख़वातीन का एग्ज़ामिनेशन करें, वहाँ से पिक करें कि कोई ऐसी खातून जिसकी छाती में कोई गैर मामूली फाइंडिंग है, उसको रेफ़र करें, और इस तरह हम उन्हें अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने उन गरीब ख़वातीन की जो बेचारी घरों से नहीं निकलती और नहीं जा सकती। ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि जो केयर गिवर्स होते हैं, घर वाले, उनको जो है आप ट्रेन करें कि वो कैसे पेशेंट को जो है उनकी केयर कर जी हाँ, सकते हैं। जी हाँ। इसमें देखें, वो सांस का मसला हो सकता है, पेन का हो सकता है, फिर उनका स्टूल और यूरिनेशन, ये वो सारा आप उनको बताएं कि ये आप किस तरह कर, वो आप मोबाइल जो है पैलिएटिव यूनिट्स जो हैं जी हाँ, वो वो बनाया ये जाए। काम कर सकते हैं। ट्रेन बंदे भेजें उनके पास, पहले उनको ट्रेन करें, ट्रेन केयर गिवर्स को, घर जी। वालों को करें। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है डॉक्टर अमजद। मैं प्रोफेसर इमरान से एक फ़ाइनल मैसेज लूँगा कि इस, चूँकि अब ये 2 दिन रह गए हैं, पिंक रिबन जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या हम, जैसा अमजद साहब ने पहले बताया कि अब लोगों में शऊर आता जा रहा है और रोड नेटवर्क अच्छा हो गया है, तो वो अस्पतालों में आ जाती हैं हमारी ख़वातीन। लेकिन आप क्या मैसेज देंगे, जो मैसेज ईवानों में बैठे हुए हमारे पॉलिसी मेकर और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उन तक पहुंच जाए? जी, मैसेज तो बिल्कुल मेरा तैयार है और मैं देना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने एंड ऑफ लाइफ केयर या पैलिएशन की बात की। पैलिएशन का मतलब यह है कि ऐसी स्टेज पे कैंसर पहुँच चुका है कि जहाँ उसका इलाज उस तरह नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए या हम करना चाहते हैं, लेकिन मरीज़ को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं। बट जो इससे पहले की स्टेजेस हैं, वो ऐसी स्टेजेस हैं कि अगर उस पर इलाज किया जाए तो ये इलाज बहुत कामयाब है। मरीज़ कुछ ऐसे होते हैं जो कि फॉलोअप में से भी फिर निकल जाते हैं, और इसमें सर्जरी का रोल है कि स्टेज के मुताबिक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन सर्जरी है, और फिर कीमोथेरेपी है जो कि केमिकल्स के साथ इलाज किया जाता है, और फिर इम्यूनोथेरेपी है जो ख़ास किस्म की टारगेटेड थेरेपी है जिससे मरीज़ों का इलाज किया जा सकता है। और अगर इस स्टेज पे आप मरीज़ का इलाज करें तो ये बहुत ही कामयाब इलाज है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट में इतनी तरक्की हो चुकी है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं कि अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाए, बशर्ते कि मरीज़ स्क्रीनिंग करवाएं, अपनी कोई भी गैर मामूली चीज़ जो छाती में नमूदार होती है उसको सीरियसली लें, डॉक्टर के पास जाएं और फिर उसके मशवरे से आगे का इलाज कराएं। मेरे ख्याल है कि इसमें ये- जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हेल्थ पे हम बेशुमार वजूहात की वजह से अपना बजट का बड़ा कम हिस्सा हेल्थ पे खर्चते हैं या हेल्थ के लिए मुख्तस करते हैं। हुकूमतों को ये चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या वो कौमी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि अंडर वन रूफ
कैंसर का इलाज होना चाहिए, क्योंकि और डेटा जो अदाद व शुमार हैं वो इकट्ठे होने चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि जो हम इलाज कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या हम उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी करने वाले अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं और मरीज़ किसी दूसरे या तीसरे हॉस्पिटल में जाएगा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने के लिए, तो फिर उन हस्पतालों के अदाद व शुमार एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास डेडिकेटेड कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। जो कैंसर रजिस्ट्री है जिसका मतलब ये है कि हम ये रजिस्टर करें कि कितने मरीज़ किस किस बीमारी में किस किस स्टेज पे कैंसर्स में आए, वो हमारे पास नहीं है। जब वो है नहीं तो उसके मुताबिक हम इलाज नहीं कर सकते। इसकी काविशें जो हुई हैं वो कराची में हुई हैं, शौकत खानम कैंसर रजिस्ट्री है, और हमें ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि शौकत खानम हस्पताल की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कैंसर मैनेजमेंट में, इसकी आगाही में और एक डायरेक्शन दिखाने में, और उनका डाटा भी काफ़ी इफेक्टिव है। इस तरह कुछ और हस्पताल भी हैं जो कि फोकस्ड हैं और डेडिकेटेड हैं इस चीज़ पे। तो मेरा हुकूमती जो ऐवान है उनसे ये दरख्वास्त होगी कि अंडर वन रूफ हस्पतालों को किया जाए जो कैंसर डेडिकेटेड हों, और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे सूबाई हस्पताल और बहुत सारे कौमी हस्पताल ऐसी जगहों पे मौजूद हैं या बने हुए हैं कि उनके बिल्कुल बाजू में या उनके बिल्कुल साथ कैंसर केयर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स हैं। जैसे अनमोल है, नूरी है, जो कि किसी न किसी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ दीवार से दीवार मिली हुई है, ठीक है, लेकिन उनका डाटा इकट्ठा नहीं हो रहा और ये उनके मरीजों को इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है कि वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाएं और एक पाथवे हो उनके पास कि यहाँ उनकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के बाद रेडियोथेरेपी है, और ये मरीज़ को भागना ना पड़े बल्कि अस्पताल इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें। आपकी तजवीज़ जो है वो आवाम तक भी पहुंच गई है और हमारे मेकर्स तक भी पहुंच गई है कि अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। 12 कंट्रोल जी 12-14 कैंसर। मैं सदाकत साहब से कता कलामी माफ़ में देखिए, एक अस्पताल कोविड से पहले हम एक डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल बनाए तो 6 अरब रुपए दरकार थे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें आजकल के दौर में। ये अस्पताल बने हुए हैं, शेख जायद अस्पताल बना हुआ है, इसके साथ अनमोल अस्पताल है, म्यो अस्पताल बना हुआ है, इसके साथ एक कैंसर केयर अस्पताल है, पिम्स अस्पताल बना हुआ है, इसके साथ नूरी अस्पताल है, लेकिन ये अलग-अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इमरान आपका और डॉक्टर अमजद दुरानी आपका। बहुत ख्याल कि इस तरह करना चाहिए, हम नहीं बना सकते, हमें मान जाना चाहिए। चल उसकी बजाय हम ऐसे करें कि CNIC के साथ जो कैंसर पेशेंट आता है जहाँ मर्जी जा रहा है डाटा इकट्ठा करने के लिए, उसको आप जो है ना वो नंबर 1 दे दें, उससे कोई पेशेंट जो है स्केप नहीं करेगा। हर एक के पास कंप्यूटर है, वो निकाल के देख ले, और इस तरह करके हम काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद दुरानी आपका, प्रोफेसर इमरान अनवर आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और कैंसर की डिबेट पे आपने बड़े अहम तजावीज़ भी दी और हमारी आवाम को आगाही भी दी कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने से आपको 100% मुकम्मल इलाज पॉसिबल है और हमारे मुल्क में पॉसिबल है। लेकिन नाज़रीन अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, और आपका शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। खुदा हाफ़िज़।